दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में इस समय बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। एक तरफ विधायक जुटाओ अभियान अपने चरम पर है। 122 का नंबर बीजेपी चाहती है बिना जेडीयू के कैसे पूरा हो जाए, और जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के कैसे पूरा हो जाए। और इन सब के लिए छोटे दलों की पोचिंग, मैं जानबूझकर पोचिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, छोटे दलों के विधायकों को अपने पाले में लाने की पूरी कवायद चल रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की बैठक पहले 23 जनवरी को तय होती है दिल्ली में, कांग्रेस मुख्यालय में, इंदिरा भवन में। फिर उसको 22 जनवरी को रिशेड्यूल किया जाता है और फिर शाम होते होते पुनः उसको 23 जनवरी को रिशेड्यूल कर दिया जाता है। लेकिन जगह बदल जाता है। अब वो बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। वो उस बैठक में राहुल गांधी कांग्रेस के सभी 6 विधायकों और विधान पार्षदों के साथ एक एक कर मुलाकात करेंगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, बात इससे आगे की है। बात इससे आगे की दरअसल ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं, समृद्धि यात्रा पर। और उस समृद्धि यात्रा को जो जनता दल यूनाइटेड का एजेंडा बताया जा रहा है, जो नीतीश कुमार की का जो अपना कैंप है उसका एजेंडा बताया जा रहा है कि भाजपा नेताओं को सीधा सीधा संदेश देना है कि नीतीश कुमार अभी चूके नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नजर लगा सके। बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए एक अड़े मार्ग के दरवाजे तक दस्तक दे रही है, लेकिन दरवाजे के अंदर घुस नहीं पा रही है। घुस इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि जिनके बूते बीजेपी 89 सीटों तक पहुंची है, उन्हें ही बीजेपी किनारे करना चाहती है। क्या यह संभव है? और जिस प्रकार से नीतीश कुमार की ब्रांडिंग की जा रही है समृद्धि यात्रा के माध्यम से, वो पूरे बिहार के दौरे पर निकले हुए हैं, लगभग हर जिले में वो जा रहे हैं। उसके बाद क्या बीजेपी के लिए करना संभव है? वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी अलग तैयारी है। राष्ट्रीय जनता दल औपचारिक तौर पर तेजस्वी यादव को कमान देने की तैयारी कर रहा है, और उसमें भी अब महज 72 घंटे ही शेष बचे हैं। तो क्या बिहार में 72 घंटे के बाद खेल की असली बिसात बीत जाएगी? क्या है बिहार का पूरा राजनीतिक परिदृश्य? इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और स्टार टीवी बिहार के संपादक सरोज सिंह जी। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे जी बहुत पहले धन्यवाद। जी, जी हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जिस तरह से पटना में कवायद चल रही है, शुरुआत हम कांग्रेस पार्टी से ही करें, और फिर 72 घंटे के बाद बिहार में किस तरह का की परिस्थितियां बदलने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये जनवरी का महीना है। 25 जनवरी से 28 जनवरी के बीच की गतिविधियां बिहार में काफी तेज रहती हैं, और वो 25 जनवरी अब आ गया है। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी की बैठक को बार बार रिशेड्यूल क्यों किया गया, और अंततः खड़गे जी के घर पर बैठक करने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए अभिषेक जी, जो पटना में खबरें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और वो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता वाली खबर है। हम्म। ये बैठक जब रिशेड्यूल हुई, उसके पीछे भी एक कारण है। दिल्ली में जो कांग्रेस के बड़े नेता बैठे हुए हैं, उनको लगा कि अगर हम 23 को अगर करेंगे कोई मीटिंग, हो सकता है 22 को कोई बड़ा खेला नीतीश कुमार ना कर दे कांग्रेस विधायकों के साथ। तो इसीलिए पहले 22 तारीख को ही इसको शेड्यूल किया, फिर रिशेड्यूल किया गया। लेकिन ये रिश्यूम करना और समझिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। 6 में से 4 विधायकों ने कहा कि मेरा जाना संभव नहीं है, क्योंकि हमने टिकट ले लिया है 23 तारीख के पहुंचने का, हमारी बिहार भवन में बुकिंग है उस डेट की, तो हम कैसे इतनी आपाधापी में पहुंचेंगे। कोई अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में थे कुछ नेता लोग, कुछ सीनियर नेताओं को भी जाना था, मदन मोहन झा को भी जाना था, समीर सिंह वगैरह को भी जाना था। तो पूरा कार्यक्रम भी फ्लॉप हो जाता अगर ये मीटिंग, आज जब हम बात कर रहे हैं 22 तारीख को 4 बजे ये मीटिंग होनी थी, अगर ये नहीं इसका डेट बदला जाता तो समझिए कि सुपर फ्लॉप हो जाती, और समझिए कि किरकिरी हो जाती इनकी राहुल गांधी की। तो अब जब ये फीडबैक हुआ कि कोई विधायक आएगा ही नहीं, तो मीटिंग करने से फायदा क्या है, तो फिर इसको शेड्यूल किया गया कि चलिए अब 23 तारीख को ही होगा, इंदिरा भवन में होगा। लेकिन जिस तरह की बातें इस मीटिंग में होनी है, वो बातें करने का एक माकूल जगह इंदिरा भवन नहीं माना गया कि वो खुल के बातचीत वहां पर नहीं हो सकती है, इसीलिए वेन्यू को बदल दिया जाए। इसलिए आपने जो कहा
कि मीटिंग अब खड़गे जी के निवास पर होगी, 4:30 बजे होगी। एक एक करके सारे विधायकों से और जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनसे भी बातचीत होगी और कोशिश यही होगी कि विधायक दल का नेता दिल्ली में कल चुन लिया जाए, सचेतक चुन लिया जाए, जो भी पद है उसको कल क्लियर किया जाए। और एक बात कही जाए उन विधायकों से जो नीतीश कुमार के टच में है, अब ये कोई छुपने वाली बात नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है, उनको ये कहा जाएगा कि आपको कांग्रेस वो सब चीज देगी जो नीतीश कुमार आपको नहीं दे सकते हैं। तो इस लोभ प्रलोभन और इन तमाम चीजों की पृष्ठभूमि में कल ये बैठक 4:30 बजे खड़गे जी के निवास पर अभिषेक जी हो रही है। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस वो सब कुछ देगी, तो कांग्रेस क्या ये उम्मीद पाल बैठी है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं उसके पाले में, इसलिए रोका जा रहा है कि भाई आप क्यों जा रहे हो, वही आ रहे हैं? कांग्रेस के तो बैठक नहीं बुलाई गई है। कांग्रेस के जो कैलकुलेशन है, जो कल मीटिंग होगी उसमें यही बात ही उठनी है कि आप क्यों जा रहे हैं। देर सवेर नीतीश कुमार को बीजेपी को छोड़ना ही छोड़ना है और उसकी पृष्ठभूमि बन रही है, तो आप लोग कांग्रेस में ही रहिए। और जब इस तरह की परिस्थितियां बनेगी तो हम लोग तो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे ही जाएंगे। और एक एज ए पार्टी कांग्रेस के रूप में आप जाइएगा तो आपकी हैसियत उसमें बड़ी होगी। हम नीतीश कुमार से बार्गेनिंग करेंगे आपके लिए, आपको मंत्री पद दिलाएंगे और जो बड़ा ऑफर हो सकता है वो सब दिलाया जाएगा। इसलिए आपको धैर्य रखना चाहिए और आपको 2 महीने 3 महीने बजट सत्र तक का इंतजार करना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो आप लोग स्वतंत्र है, जो निर्णय लेना आप लोग लीजिएगा, लेकिन फिलहाल एक टाइम मांगा जाएगा राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से कि आप लोग समय दीजिए, उचित समय पर आपको उचित सम्मान दिया जाएगा। ये गारंटी भरोसा देके उन 6 विधायकों को भेजा जाएगा पटना। ये अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के मीटिंग को रिशेड्यूल कर 23 से 22 किया और फिर विधायकों ने आनाकानी की कि नहीं हमने तो टिकट ले लिया है, ये कौन सा आला कमान कल्चर है जिसमें ना आला दिख रहा है ना कमान दिख रही है? और एक छोटा वाकया मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस में जो भाजपा का आला कमान आप देखते हैं, कमोबेश कांग्रेस का आला कमान हुआ करता था जी। और 17 अप्रैल 1999 की तारीख है। बिहार से कांग्रेस के एक मधुबनी के सांसद थे शकील अहमद, हाल ही में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया जी। शकील अहमद के घर में शादी थी, घर में या रिश्तेदारी में, बहुत क्लोज रिश्तेदारी में शादी थी, वो शादी में उनको आना था। लेकिन 17 अप्रैल को वोटिंग थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर। वही विश्वास मत प्रस्ताव जिसमें 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। लेकिन आला कमान की हनक ऐसी थी कि उनको घर या रिश्तेदारी की शादी छोड़नी पड़ी, वो फंक्शन छोड़ना पड़ा और संसद की वोटिंग के लिए दिल्ली में रुकना पड़ा। तो एक वो कांग्रेस का आला कमान था और एक आज का आला कमान आप देख रहे हैं, जहां विधायक अपनी मर्जी से मीटिंग को रिशेड्यूल करवा ले रहे हैं। ये चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या जरूरत से ज्यादा लुंजपुंज आला कमान है या कांग्रेस पार्टी में कोई क्या शीर्ष नेतृत्व ने भी पार्टी को राम भरोसे छोड़ दिया है? आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं अभिषेक जी, आप तो डेटा के मास्टर आदमी हैं। आपको ध्यान होगा जब बिहार में चुनाव खत्म हो गए और कांग्रेस के 6 विधायक जीते थे तो दिल्ली गए थे ये लोग, राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई थी। और जब ये लोग बैठे हुए थे तो राहुल गांधी ने वेणुगोपाल जी से कहा कि अरे और एमएलए लोग कहाँ चले गए, ये 6 लोग ही बैठे हुए हैं। तो राहुल गांधी को इतना भी नहीं पता था कि उनके कितने विधायक जीत के बिहार से आए हैं। तो ये तो आला कमान का हाल है, जिस आला कमान की आप चर्चा कर रहे हैं। तो वैसे आला कमान को विधायक कितना सीरियसली लेंगे ये आप समझ सकते हैं, जिनको अपने विधायकों की संख्या ही नहीं पता है कि उनके कितने विधायक बिहार जैसे स्टेट से जीत के आए हैं। कई लोगों की बात होती है, कई लोग कहते हैं कि हमको टिकट नहीं मिला, तो लोग कहते अरे आपको टिकट नहीं मिला, आपका तो टिकट हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि हमको फ्रेंडली फाइट में हमको हारना पड़ा, तो आपके यहाँ फ्रेंडली फाइट हो गया था। मतलब ये जानकारी का माहौल है राहुल गांधी के पास, जो इनपुट है उनके सलाहकार उनको क्या बताते हैं ये तो वही जाने। लेकिन पटना में जो नेताओं से बात होती है वो इसी तरह की चर्चा करते हैं चाय के साथ कि देखिए ऐसे ऐसे बात है। तो कल जो 23 तारीख वाली जो बैठक है वो निश्चित तौर पर उसका एजेंडा विधायक तय करेंगे, ना कि राहुल गांधी या वेणुगोपाल या खड़गे साहब तय करेंगे।
विधायक अपनी बात रखेंगे। अब उसको कैसे मना पाते हैं राहुल गांधी या फिर खड़गे साहब, ये तो उनके ऊपर है, लेकिन हमको लगता है जो हमारे पास खबरें हैं वो यही है, वो यही एक मैसेज दिया जाएगा कि देर सवेर हम लोग नीतीश जी के साथ हम लोग आएंगे ही आएंगे। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, जिस महत्वाकांक्षा से जा रहे हैं, कांग्रेस ही उसको पूरा कर देगी। आपको थोड़ा सा संयम और धैर्य रखना चाहिए। जी, आप संयम और धैर्य की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के बारे में आपने कहा। अब मुझे बड़ा तरस आता है कि कांग्रेस पार्टी ने जितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक राजेश राम को अध्यक्ष बना करके खेला था, उस मास्टर स्ट्रोक की ब्रांडिंग न खुद कर पाई, न उनको डिप्टी सीएम डिक्लेयर करवा पाई, न राजद से करवा पाई। तो ये तो कांग्रेस पार्टी है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ झुंझुना दिखा दिया और वोट लेने की कोशिश करने लगी। अब इसमें प्रभारी की गलती है, अध्यक्ष की खुद की गलती है, राजद की गलती है, राहुल गांधी खड़गे की गलती है, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन आज हम इस बहस में नहीं जाएंगे क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। आज चर्चा नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा और समृद्धि यात्रा को मिल रहे रिस्पॉन्स की। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार चुनावी मोड में है। और सरोज जी, जहां से भी हम लोग देख रहे हैं, नीतीश कुमार जहां जा रहे हैं, घोषणाओं की सौगात पूरी तरह से वो सामने रख रहे हैं, जैसे वो चुनावी हैंगओवर से अभी निकले नहीं है। अब 10,000 रुपए जो दिए गए, कहा गया कि अब 1,90,000 और यानी 2 लाख रुपए टोटल दिए जाएंगे स्वरोजगार के नाम पर। इस तरह की बातें कही जा रही है। खूब उद्घाटन हो रहा है। इतना तो नीतीश कुमार के 2005-10 वाले कार्यकाल में नहीं हुआ था जितना अब तेजी से हो रहा है। कि लोगों को बड़ा आश्चर्य है कि नीतीश कुमार इतनी हड़बड़ी में क्यों है, और इस यात्रा के माध्यम से ये बीजेपी को आंख दिखाने की कवायद तो नहीं है कि फाइनली वंस अ बॉस ऑलवेज अ बॉस की स्थिति में नीतीश कुमार बिहार में है, बीजेपी आगे कुछ सोचे नहीं। देखिए अभिषेक जी, समृद्धि यात्रा की बुनियाद उस दिन ही रख दी गई थी जिस दिन अमित शाह ने ललन सिंह और संजय झा से नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान मांगा था। इस यात्रा की बुनियाद उसी दिन रख दी गई थी और उसको अमली जामा अब नीतीश कुमार पहना रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि मैं फिट हूं, हमको कोई एग्जिट प्लान देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास विधायक है, हमारे पास बहुमत है, हम जो है हम चला सकते हैं। आप हमारे साथ हैं, बेहतर है, अच्छा है, चल रहा है सब चीज, लेकिन सरकार हमारे टर्म कंडीशन पर चलेगी। हम जिस तरह के मिजाज से सरकार चलाते हैं वो अपने मिजाज से ही चलाए। आप देखिए, गृह मंत्रालय भले चला गया सम्राट चौधरी के पास, लेकिन अभी भी पुलिस भवन में कोई कार्यक्रम होता है तो नीतीश कुमार ही जाते हैं। अभी हाल में ही एक कार्यक्रम हुआ था, पुलिस का कोई कार्यक्रम हो, चाहे राजगीर में हो, पटना में हो, नीतीश कुमार ही जाते हैं, सम्राट साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि उस विभाग से इनका रिश्ता एकदम खत्म हो गया और सम्राट चौधरी को फ्री हैंड दे दिया गया। पब्लिक के पास मैसेज यही जा रहा है, अधिकारियों के पास मैसेज यही जा रहा है कि अभी भी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ही चला रहे हैं। और जिस तरह की रोज ये यात्रा हो रही है, साफ है, एक मैसेज है अमित शाह को कि मैं फिट हूं, मुझे हटाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना एग्जिट प्लान अपने पास रखिए। नहीं ठीक है, आप सीधा सीधा मैसेज है समझिए यात्रा का। सरोज जी, आप जो मैसेज की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ी है वो सम्राट चौधरी के मत्थे। गृह मंत्री वो है तो वो जाने। जैसे कश्मीर में पहलगाम का हमला हुआ तो फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने सही बात कही कि भाई हमारे हाथ में तो पुलिस है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, ये गृह मंत्री अमित शाह जाने कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, ढीली है या मजबूत है। उसी तरह से अभी दिखाई दे रहा है कि जेडीयू के लोगों से आप बात कीजिए तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कह रहे हैं कि भाई वो तो सम्राट चौधरी जाने, ये नीट छात्रा का मामला हो या कोई और मामला सामने आ रहा है, जबकि आप बता रहे हैं कि हकीकत उल्टी है कि नीतीश कुमार खुद चला रहे हैं। तो ये क्या है कि भाई क्रेडिट हम लेंगे और जितनी बदनामी है वो सम्राट चौधरी के मत्थे जाए। यही तो बीजेपी फंस गई ना, यही तो अमित शाह भी फंस गए और सम्राट चौधरी भी फंस गए। जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो नीतीश कुमार के खाते में जा रही है, और जो बदनामी बुलडोजर चला रहे सम्राट चौधरी बदनाम हुए। अब तो गति धीमी हो गई बुलडोजर की। नीट वाला मामला है, सम्राट चौधरी निशाने पर है। कोई हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, सम्राट चौधरी निशाने पर है। और ओवरऑल एक मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार ही सर्वे शर्मा है। ये तो मुंह मांगी चीज मिल गई नीतीश कुमार को कि बदनामी आप लीजिए और नाम हम लेंगे। ये तो इस खेल में फंस गई वो।
आखिर जो लोग कहते हैं कि सबसे बड़े चाणक्य नीतीश कुमार हैं बिहार के सियासत के, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। आपने दे भी दिया और ले भी लिया उनसे। आपके झोली में केवल बदनामी जा रही है और कुछ नहीं जा रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके कार्यक्रम सब में नीतीश कुमार का अपना प्रभाव है, वो हो रहा है। एक सवाल जो आपने किया कि आखिर जरूरत क्या थी इस समृद्धि यात्रा की, तो एक तो पहला कारण तो है कि एक मैसेज देना कि मैं फिट हूं। दूसरा एक ये मैसेज है, जो जनता जिन्होंने उनको वोट दिया था उनको भी जहां भी वो जा रहे हैं ये साफ साफ कह रहे हैं, एक आगे का प्लान दिखा रहे हैं कि अब जो बिहार में काम होगा वो अजूबा काम होगा। एक ऐसा बिहार हम बनाने जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। मतलब आगे का जो सपना है बिहार के जनता को वो दिखा रहे हैं। अब इसको अगर राजनीतिक चश्मे से आप देखिएगा, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि कोई चुनाव तो है नहीं, कुछ है नहीं, तो इस तरह की यात्रा का क्या मतलब? अभी तुरंत तुरंत सरकार बनी है, तुरंत तुरंत ये घोषणाएं हो रही है, उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। तो इस पर गौर करने की जरूरत है। जो नीतीश कुमार वादा कर रहे हैं कि हम एक ऐसा बिहार बनाने जा रहे हैं जो अजूबा बिहार होगा, समृद्ध बिहार होगा, तो कहीं ना कहीं ये बयान जो है राजनीति के चाशनी में डूबा हुआ बयान है और इसका फायदा नीतीश कुमार लेने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं एक तीर से बहुत सारे शिकार जो होता है, भाजपा को भी मैसेज जा रहा है, अपना पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं। तमाम चीजें एक साथ समृद्धि यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। जेडीयू कितनी यूनाइट है? नाम तो जनता दल यूनाइटेड है पार्टी का नाम, लेकिन वाकई ये कितनी यूनाइटेड है, या ये यूनाइटेड प्रेशर कुकर की तरह बनी हुई है जो कभी भी इसकी सीटी निकल सकती है? देखिए, ये आपने सही कहा कि यूनाइटेड तो है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अभी जमीन पर यूनाइटेड नहीं है। चुनावी सफलता एक अलग कहानी है जो नीतीश कुमार के मिली है, लेकिन पार्टी के जो संगठन है और पार्टी में जो बड़े फैसले होने हैं वो कहीं ना कहीं खेमों में बटा हुआ है। देखिए, एक नालंदा खेमा है और एक दिल्ली खेमा है। दो खेमों में ये जनता दल यूनाइटेड बटा हुआ है। नालंदा खेमा नो डाउट आरसीपी सिंह की एंट्री चाहता है कि आरसीपी सिंह आए। निशांत को नालंदा खेमा आरसीपी सिंह और संजय झा के भरोसे तो नहीं छोड़ सकता है। लेकिन सरोज जी, एक मिनट में आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। मैंने जेडीयू के एक नेता से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैथ में पढ़ते थे जैसे स्कूल में, थ्योरम प्रूफ करने के लिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करते थे जी। तो दिल्ली खेमा जो है वो LHS है। मैंने पूछा है LHS क्या है, तो LHS मतलब ललन सिंह, हरिवंश और संजय झा, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड जो दिल्ली खेमा है। और RHS मतलब जो वो खेमा है जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है। उसमें कुछ लोग आरसीपी की वापसी चाहते हैं, कुछ लोग आरसीपी सिंह की वापसी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो खेमा इतना जरूर चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से जल्द पिंड छुड़ाया जाए। और आज के दौर में सीएम हाउस में सबसे ज्यादा बोलबाला एक अणे मार्ग से लेकर हर जगह उसी खेमे का बताया जाता है। तो ये है क्या LHS RHS? हमने कहा ना, आपने उसको और डिटेल में बता दिया। ये जो विभाजन है मोटे तौर पर एक आम आदमी के समझाने की, अगर बात आपके दर्शकों की समझाने की अगर हम बात करें तो ये क्लियर कट है कि जनता दल यूनाइटेड में जो कुर्मी लॉबी है और 20 साल का जो सत्ता का अपना जो मलाई लोगों ने खाया है, वो कभी नहीं चाहेगा कि पार्टी के ऊपर ललन सिंह या संजय झा या हरिवंश सिंह जैसे लोगों का दबदबा हो। और उस दबदबे को खत्म करने के लिए ही अभी देखिए पटना में क्या हो रहा है। ललन सिंह के बयान के बाद कि आरसीपी सिंह की एंट्री नहीं होगी, पूरा कुर्मी समाज आंदोलित है। समझिए कि आरसीपी सिंह एक तरह से बाय डिफॉल्ट कुर्मी के नेता बनते जा रहे हैं। जो नहीं भी चाह रहे थे आरसीपी सिंह को, उनकी भी सिंपैथी आरसीपी सिंह के साथ हो गई कि ये कैसे होगा, कुर्मी के पार्टी में कुर्मी की एंट्री नहीं होगी। और उसको तय करने वाले ललन सिंह कौन होते हैं? तो नीतीश कुमार तय करेंगे ना कौन आएगा नहीं जाएगा। तो ये अभी जनता दल यूनाइटेड की स्थिति हो गई है। आप देखिएगा, हम आपको बता दें, बहुत निकट भविष्य में ही कुर्मियों का बहुत सारा संगठन जो काम करता है वो ललन सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर भी बैठेगा जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में। ये भी बिहार में पटना में होने वाला है। हम आपको अग्रिम सूचना दे दें, बहुत सारे संगठनों से हमारी बात हुई है, पटेल सेवा संघ और तमाम तरह के जो कुर्मी के संगठन हैं
उन लोगों ने मन बनाया है कि बहुत जल्द ये जो हम लोग करने जा रहे हैं, ललन सिंह ने ऐसा बयान क्यों दे दिया? डेटा दे रहे हैं कि भाई, ये कहते हैं कि 72 से 43 पर आ गए। उनके इलाके में कितना लोग जीते हैं जनता दल यूनाइटेड से? 72 से 43 जब आए थे तो आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो संगठन महासचिव थे। चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। जी, वही चीज कह रहे हैं कि अगर 72, देखिए उसी पॉइंट पर हम आ रहे थे। उनका जो जो कुर्मी समाज से जुड़े बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि 72 से 43 पर आगे आरसीपी सिंह पर आरोप लगा रहे हैं ललन बाबू। लेकिन उसके बाद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो अगर आरसीपी सिंह ही दोषी होते इस चीज के लिए, तो नीतीश कुमार फिर उनको इनाम देके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बना देते? उनको तो पार्टी से निकाल देना चाहिए था नीतीश कुमार को। तो ललन सिंह ये कौन सी थ्योरी दे रहा है? तो इस तरह के बहुत सारे एजेंडे तय किए जा रहे हैं। एक मसला जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया 72 से 43 वाला, इस तरह के बहुत सारी चीजें कि नीतीश ललन सिंह के कितने चेलों ने जेडीयू के ऑफिशियल कैंडिडेट को हराया। अभी 25 के चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं लोग कि आखिर सुमित सिंह कैसे हार गए चकाई में। जी, क्या ललन सिंह के चेले, चूंकि क्या ललन सिंह के चेले ने उनको हरा दिया? अपने चेले की पीठ वो ठोक रहे थे। नहीं, और अभी देखिए विजय सिन्हा के साथ जो अपने क्षेत्र में जो पुलिस के साथ जो वायरल हुआ चुनाव में, जी, पुलिस अधिकारियों के साथ, विजय सिन्हा को चुनाव जीतने के पहले किस तरह की मुश्किलें सामने आ रही थी, उसमें भी कई सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ललन सिंह के तर्कों को काटा जा रहा है। ललन सिंह जो तर्क दे रहे हैं नो एंट्री के लिए आरसीपी सिंह का, उन तर्कों का जवाब दे रहा है पटेल संघ, पटेल कुर्मियों का तमाम संगठन, लवकुश के तमाम संगठन दे रहे हैं। तो उनके खारिज कर रहे हैं। एक चीज और आपको बताएं, परसों ललन सिंह अपने क्षेत्र से आए थे पटना, नीतीश कुमार मिलने गए थे उनसे। ललन सिंह ने फोन किया था उनको कि हम पटना आ गए हैं, तो नीतीश कुमार खुद उनके घर पे गए थे मिलने के लिए। और आरसीपी सिंह का इशू उसमें डिस्कस हुआ था। इस तरह की जो आप बात बोले हैं, इसमें कैसे क्या क्या होगा, अब भीतर क्या बात हुई ये तो सामने आएगी धीरे धीरे। लेकिन आरसीपी सिंह ही एजेंडे में थे उस देदात की मीटिंग में, जो ललन सिंह के घर पर हुई, मुख्यमंत्री गए थे उसमें। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को लेकर भी पार्टी जो है खेमों में अब साफ साफ बटी हुई दिखती है। मनीष वर्मा हो और तमाम लोग हैं, निशांत कुमार आरसीपी के साथ ज्यादा फैमिलियर हैं बजाते ललन सिंह के। तो तमाम चीजें हैं, क्योंकि निशांत को अगर लाना है तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा उनके लेफ्ट एंड राइट रहेंगे, तभी निशांत जो है रास्ता तय कर पाएंगे। अगर उनके बाएं दाएं संजय झा और ललन सिंह रहेंगे तो फिर पार्टी का क्या होगा और निशिंत का क्या और निशांत का क्या होगा, ये नीतीश कुमार भी समझते हैं। अभिषेक जी, जेडीयू के अंदर जो चल रहा है वो तो है ही। खैर, नीतीश कुमार जिस ताकत के बूते भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखाते रहे हैं, या जिस ताकत का इस्तेमाल नीतीश कुमार हमेशा करते रहे हैं, वो ताकत है राष्ट्रीय जनता दल। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का एक एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि राष्ट्रीय जनता दल ये नहीं चाहता कि बिहार में गैर यादव पिछड़ों की राजनीति में जो अभी दो खेमे बने हुए हैं, एक मोदी खेमा एक नीतीश खेमा, वो गैर यादव ओबीसी की राजनीति एक तरफा भाजपा के हाथ में चली जाए और लालू यादव परिवार से सत्ता परमानेंट दूर हो जाए, मतलब भविष्य में उम्मीद ही खत्म हो जाए सत्ता में आने की। उसके लिए वो नीतीश कुमार को बीच में सियासत में एक कह सकते हैं आपकी एक ताकत, एक यूनिट के तौर पर बनाए रखना चाहती है। उस राष्ट्रीय जनता दल में अब जनरेशनल शिफ्ट जो हो ही चुका है, लेकिन औपचारिक ऐलान के लिए कहा जा रहा है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई गई है, राष्ट्रीय परिषद बुलाई गई है और उसमें तेजस्वी यादव वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा वाली भूमिका में आ सकते हैं। हालांकि यह घोषित तौर पर वो है ही, लालू यादव बहुत कम इंटरफेयर करते हैं पार्टी के मामलों में। तो तेजस्वी यादव के आने का मकसद नीतीश कुमार के लिए रिलीफ है या नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब है? या नीतीश कुमार खुल कर कहे तो या नीतीश कुमार की बनाई हुई स्क्रिप्ट पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं कि पहले कमान ले लो फिर ज्यादा आसान रहेगा? तालमेल हुआ था राष्ट्रीय जनता दल का और जनता दल यूनाइटेड का। आपको भी ध्यान होगा उस समय लालू यादव ने एक ही बात रखी थी कि चलिए फिलहाल आप मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं तेजस्वी यादव को, तो देर सवेर
मेरे बेटे को आप बना दीजिएगा 6 महीने के बाद या साल भर के बाद बना दीजिएगा। मामला जब अटकता था तो तेजस्वी के सीएम के लिए अटक जाता था, तो एक रास्ता निकाला गया, चलिए बाद में देखते हैं। मेरे बात तो यही ना है जी, और कौन है जो नीतीश कुमार बोलते हैं अपने स्टाइल के। लेकिन फिर तो बीजेपी के साथ सब चीज हो गया। इस बार क्या होगा, इस बार राष्ट्रीय जनता दल उस पोजीशन में नहीं है कि वो नीतीश कुमार को डिक्टेट करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पिछले बार तो उसके ज्यादा थे एमएलए, तो लालू जी डिक्टेट करते थे। अब लालू की छाया से तेजस्वी यादव को निकल जाना है, निकले हुए हैं। जैसा आपने कहा कि केवल मोहर लगनी है, औपचारिक रूप से मोहर लगनी है, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी तेजस्वी यादव की, आरजेडी की और सारी अथॉरिटी को उसको यूज करने वाली बात। क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से अभी संकट में है, उनके विधायकों, देखिए कांग्रेस वाली ही स्थिति आरजेडी के विधायकों की भी है। तेजस्वी यादव इसको समझते हैं कि अगर हम कुछ फैसला नहीं लेंगे तो हमारे विधायक भी इधर से उधर हो जाएंगे। तो 25 वाली मीटिंग में हमको लगता है कि लालू यादव या तो संरक्षक की भूमिका में आ जाएंगे और ये फुल फ्लेजेड राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, या फिर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपना काम करेंगे। ये दो संभावनाएं हैं, 25 को पता चलेगा। दोनों संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। लेकिन जो सवाल आपने किया कि क्या नीतीश कुमार के लिए प्लस होगा या माइनस होगा, तो हमको लगता है तेजस्वी का जो शिफ्टिंग है एज ए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, वो नीतीश कुमार के लिए प्लस है। क्योंकि तेजस्वी चाहेंगे कि ये केन प्रकार वो सत्ता में आए, डिप्टी सीएम ही रहे। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। विधायकों से बात करिए, वो एकदम अंधकार में है, अरे क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। जब हम लोग से होते, हम लोग देते हैं कि अरे भाई आप लोग तो सरकार में आ ही रहे, तो सरकार में हम लोग आ जाएंगे, मतलब इस तरह की बात वो लोग करते हैं। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है। तो 25 का दिन राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर अच्छे फैसले, बड़े फैसले, जी अब तो समय एकदम कम बचा। हाँ, तो इस 72 घंटे में आरजेडी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है। और सही फैसले अगर हुए तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि विधायक भी बचेगी, पार्टी भी बचेंगे, और तेजस्वी यादव पार्टी को आगे भी ले जाएंगे। सरकार में आना है नीतीश कुमार के साथ, किन शर्तों के साथ, ये भी मोटे तौर पर तय ही रहता है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, क्योंकि बहुत बार सरकार बनी है। केवल एक फैसला लेना है कि वो फैसला कब लेना है, ये तय होना है। सरोज जी, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं और बड़ा मौजूद सवाल है। नीतीश कुमार की प्रायोरिटी तो बिल्कुल क्लियर है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। नीतीश कुमार को यह पता है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी वापस लिए बिना बिहार में सत्ता सुरक्षित नहीं हो सकती, और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी वापस लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं विपक्षी बेंचों पर बिठाना होगा, तभी जाकर यह संभव है। और विधानसभा का जो अगला सत्र है, बजट सत्र, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस बजट सत्र की समाप्ति होते होते राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट को लेकर जो चुनाव है, कहा जा रहा है कि एनडीए के भीतर की ड्रिफ्टिंग और यूनिटी दोनों को तय करने में, एकता और टूटन दोनों ही परिस्थितियों को तय करने में राज्यसभा के इस 5वीं सीट के चुनाव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या आपको लगता है 5वीं सीट का जो राज्यसभा का चुनाव है, वो नीतीश कुमार के एनडीए का मुख्यमंत्री रहते हुए होगा, जो मार्च में संभावित है? राज्यसभा चुनाव 15 मार्च के आसपास, 10 दिन 5 दिन आगे पीछे कभी भी हो सकता है। तो क्या नीतीश कुमार के एनडीए का मुख्यमंत्री रहते हुए होगा, या नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन का, महागठबंधन का मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा चुनाव होगा? क्या आपको लग रहा है? देखिए अभिषेक जी, हमको तो जो चीजें सामने दिख रही है राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर, एक चीज तो क्लियर हो गया कि चिराग पासवान की दावेदारी खत्म हो गई 5वीं सीट के लिए। अब 2 खिलाड़ी बच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। और जनता दल यूनाइटेड ने ये मैसेज साफ साफ कर दिया कि भाई जो तीसरी सीट है वो हमारी सीट रहेगी, वो हम लड़ेंगे। भाजपा को ये मैसेज जा चुका है। और ये लड़ाई, अगर ये प्रस्ताव अगर लड़ाई में बदल गया, भाजपा भी अड़ गई, तब जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर होगा या फिर महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर होगा, वो दोनों चीजें ये तीसरी सीट से ही डिसाइड होगा। अगर बीजेपी मान जाती है कि, ये है सरोज जी, एक टेक्निकल पहलू ये है, जो संविधान के विद्यार्थी हमारे दर्शक उसको जानते होंगे, कि जो मनी बिल होता है, जो बजट होता है, वो मनी बिल होता है जी। वो फाइनेंस बिल नहीं होता है, वो मनी बिल होता है, धन विधेयक
वित्त विधेयक नहीं जी होता है। और मनी बिल इज इक्विवेलेंट टू फ्लोर टेस्ट। धन विधेयक किसी विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव की तरह होता है, यानी मनी बिल पर सरकार यदि हार जाए तो उसका इस्तीफा देना मस्ट है, उसको इस्तीफा देना ही जी पड़ेगा। तो मनी बिल नीतीश कुमार ने पास करा लिया, यानी बजट सत्र को पास करा लिया, तो नीतीश कुमार का हम्म बहुमत तो प्रूफ हो गया फ्लोर पर। हम्म, जी अब अगले 6 महीने तक उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने मनी बिल पास करा लिया, बजट पास करा लिया तो। सवाल यह है कि बिहार के अंदर क्या नीतीश कुमार मनी बिल को निकाल करके फिर खेल करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बताया, जैसे कि अखबारों में भी मैंने पढ़ा कि 2 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र और फरवरी एंड में खत्म हो जाएगा, राज्यसभा जी चुनाव के पहले खत्म हो जाएगा। बजट सत्र जब खत्म होता है तो जहां तक मेरी याददाश्त है, आखिरी दिन विधानमंडल में बजट सत्र पर वोटिंग करके उसको मंजूरी ही दी जाती है, बजट को पास जी किया जाता है। अब चाहे वो जी ध्वनि मत से पास हो या वोटिंग करा के पास हो, जिस तरह से भी पास हो, राज्य सरकार बहुमत में है, ये अब तय हो चला। क्या लगता है आपको कि मनी बिल के बाद नीतीश कुमार के हाथ में ज्यादा मजबूती से बिसात आ जाएगी? देखिए अभिषेक जी, हमारा बहुत क्लियर कट इसमें कंसेप्ट है, मत है इस मामले में कि नीतीश कुमार के पास हर परिस्थिति में विधानसभा में बहुमत है। मनी बिल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि वो पास हो गया तो 6 महीने तक बहुमत सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपनी मर्जी से साबित कर दे अलग बात है, लेकिन सिद्ध करने की हाँ, जरूरत नहीं है। वही चीज हम बोल रहे हैं। अगर कोई विपरीत परिस्थिति भी आ जाएगी फिर भी नीतीश कुमार बजट को पास करा सकते हैं, इतनी ताकत विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार के पास। इसीलिए बीजेपी को एक खेल कर देगी इन तमाम चीजों में, उसमें बहुत ज्यादा दम हमको नहीं दिखता है। क्योंकि आपके ही पुराण में एक बार हम देख रहे थे कि भाई बिहार में कोई विपक्ष है ही नहीं जी, सब तो नीतीश कुमार ही है, पक्ष भी है विपक्ष भी है। और ये सच्चाई है बिहार विधानसभा की कि यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, सब लोग नीतीश कुमार के साथ है। तो कोई भी सर विधेयक गिरने 2015 का से हम या देख रहे नामंजूर हैं, होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सरोज जी, किसी भी 2015 से हम देख रहे हैं कि जी नीतीश कुमार 3 चीजों को डिसाइड कर रहे हैं बिहार की जनता। सिर्फ मुख्यमंत्री डिसाइड कर दे रही है चुनाव में कि जी किसके जी चेहरे जी पर जीत मिल रही है, बाकी चीजें नीतीश कुमार डिसाइड कर रहे हैं। संविधान ने तो उनको कैबिनेट डिसाइड करने का अधिकार दिया है, लेकिन नीतीश जी कुमार जी डिसाइड क्या कर रहे हैं 10 बार, उसमें 5-6 लोग बन गए डिप्टी सीएम। नीतीश जी कुमार विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता और डिप्टी सीएम तीनों डिसाइड कर रहे हैं। कर ही रहे तो क्या ये नीतीश कुमार के द्वारा ही विपक्ष का नेता बिहार विधानसभा में डिसाइड होगा? ये प्रक्रिया अभी आगे भी चलनी है। चलेगी। हमने कहा कि नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे उस कुर्सी पर बने हुए हैं, बहुमत का कोई संकट नहीं है। नीतीश कुमार अपनी मर्जी से जो चाहेंगे मतलब बिहार भाजपा में चली कर, जाए छोड़ के, या भाजपा को नीतीश भाजपा कुमार हटा रहे दे, तो कोई जाए, संकट नहीं है। भाजपा के साथ तभी तक नीतीश कुमार है जब तक नीतीश कुमार के शर्तों पर बीजेपी की रजामंदी है, यस है। जिस दिन नीतीश कुमार के काम करने के स्टाइल, उनके शर्तों पर भाजपा की नो होगी, अगला आदमी तैयार बैठा हुआ है सरकार बनाने के लिए। ये बीजेपी पर डिपेंड करता है कि उसको कब तक नीतीश कुमार के साथ रहना। इसमें नीतीश कुमार का कुछ नहीं है। जिस दिन उनको लगेगा कि भाई बीजेपी नहीं साथ दे रही है, अगली सरकार बननी है, बहुमत का कोई संकट नहीं है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपसे, ये आपके प्रोग्राम में नीतीश कुमार के पास हर स्तर से बहुमत का आंकड़ा है। नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे कुर्सी पर बने रह सकते हैं, जब वो चाहेंगे कि हाँ हमको अब हट जाना है, तभी वो हटेंगे। उनको ना अमित शाह हटा सकते हैं, ना तेजस्वी यादव हटा सकते हैं, ना बीजेपी हटा सकते हैं, ना नितिन नवीन हटा सकते हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा का गणित ही इस बार ऐसा है जिसमें नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। चलिए अब देखते हैं नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है या भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों पर यदि हम यकीन करें तो उनका मानना है कि बंगाल चुनाव तक नीतीश कुमार का हनीमून पीरियड है। बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के लिए पुश करेगी, लेकिन घूम फिरकर सवाल वहीं आकर टिक जाता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री आखिर बनेगा कैसे। दो ही तरीके से, नीतीश कुमार स्वेच्छा से इस्तीफा देकर बीजेपी को हैंड ओवर कर दे, या नीतीश कुमार को बीजेपी फ्लोर पर हरा दे। और ये दोनों ही परिस्थितियां आप जानते हैं कि न तो नीतीश कुमार स्वेच्छा से इस्तीफा देकर बीजेपी को तस्तरी में मुख्यमंत्री पद सौंपने वाले हैं,
और न ही नीतीश कुमार को फ्लोर पर हरा पाना बीजेपी के बस का है। तब बीजेपी आखिर बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को निपटाएगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल को नीतीश कुमार भी जान रहे हैं कि रोड़ा एक ही है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद इस क्रूशियल मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पास है। और उस पद की वापसी तभी हो सकती है जब चाचा भतीजा एक हो जाए। भतीजा अपने हाथ में कमान ले रहे हैं, यूं कहें कि पहले से ले चुके हैं, बस उस पर एक औपचारिक मुहर लगवा रहे हैं, और चाचा अपनी बिसात आगे बिछा रहे हैं। तो दिल्ली वाली जेडीयू नीतीश कुमार को कब तक इस पाले में बांध कर रखेगी, और थोड़ा इसको साफ शब्दों में कहे तो दिल्ली वाली जेडीयू कब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी को ट्रेजरी बेंच में बिठाए रखेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली वाली जेडीयू के बूते ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी जितने दिनों तक बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष या ट्रेजरी बेंच के है उसमें बैठी हुई है। दिल्ली वाली जेडीयू का असर जिस दिन नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया, तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विपक्षी बेंचों पर ही जाना होगा। देखते हैं बिहार के अंदर जो खेल चल रहा है उस खेल का पटाक्षेप किस रूप में होता है, कौन किस पर 21 साबित होता है, ये देखा जाना है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए सरोज जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।